अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आपको मेरा बैकग्राउंड ज़रा सा मुख्तलिफ लग रहा होगा। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मार्का हक के हवाले से अवार्ड सेरेमनी रखी है और गवर्नर हाउस में इस वक्त वही तकरीब जारी है जिसके हवाले से हम भी, समा की टीम भी यहाँ पहुँची हुई है और यहीं से ही हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले आज जो प्रोग्राम में बात होगी नाज़रीन, वो होगी पाकिस्तान की जानिब से 2026 का जो अमन का नोबेल इनाम है, उसके लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये अवार्ड देने की सिफारिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। और ये फैसला जो किया गया है पाक भारत कशीदगी और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने फतह हासिल की और उस फतह के दौरान इस जंग को रुकवाने में जो मीडिएशन का किरदार अदा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इस वजह से उनको नॉमिनेट किया जा रहा है इस अमन अवार्ड के लिए। पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि ट्रंप की जो मुखलिसाना कोशिशें हैं वो आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पर यह भी बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाज़रीन कि ये पहली बार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी को नॉमिनेट किया जा रहा हो। इससे पहले भी ट्रंप को सबसे पहले 2018 में, फिर 2020 में और 2024 में नामजद अमन अवार्ड के लिए किया गया है। इसकी वजूहात थी कि दबाव के जरिए शिमाली कोरिया को एटमी हथियार के हुसूल से रोकना, इब्राहिम एकॉर्ड जैसा मुआहदा, रूस यूक्रेन के दरमियान जो जंग में अमन लाने में बतौर मददगार। इससे पहले 2023 में पाकिस्तान ने, जो मैंने पहले बात की थी कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा किसी को नामजद नहीं किया, बल्कि 2023 में तुर्क सदर तैयब उर्दुगान को भी इस पीस अवार्ड के लिए, पीस प्राइज़ के लिए पाकिस्तान नामजद कर चुका है। अमरीकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो कुछ भी कर लें, उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस इक़दाम से पाकिस्तान सियासी और सिफारती सतह पर क्या कामयाबी हासिल कर सकता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कल से जब से ये प्रेस रिलीज़ आई है सामने, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो ऑब्वियसली हम भी अपने प्रोग्राम में इसी पर ही बात करेंगे कि पाकिस्तान इससे किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है सियासी सतह पर, सिफारती सतह पर। और सबसे अहम सवाल ये भी कि क्या इसके बाद जो गज़ा में जंग बंदी है, गज़ा में जो पिछले 2 साल से जंग जारी है, क्या वो बंद हो जाएगी? अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक बड़ी अहम मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से हुई है, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद 2 हफ्तों की बात की कि 2 हफ्तों के बाद कोई फैसला किया जाएगा, और मौखर किया उस बात को कि जहाँ पर बात हो रही थी कि शायद अमरीका अब इंटरवीन कर दे और अमरीका अब इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर नाज़रीन कि जिस लीगी हुकूमत ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है, इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स और इस वक्त जो मौजूदा पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो जमहूरियत के हवाले से उनको क्या क्या कहते रहे हैं, किससे मिलाते रहे हैं, ज़रा ये सुन लीजिए। फिर उसके बाद अकील मलिक साहब भी साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि जो पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लीगी क़यादत के ख़यालात थे, वो बात दुरुस्त थी या अब जो उनको पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया गया है वो दुरुस्त है। सुनिए। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मलिक साहब, आगाज़ ज़रा यहीं से कर लेते हैं जो सबसे आखिर में मैंने अपने नाज़रीन को सुनवाया। आपके जितने भी वज़रा इस वक्त बैठे हुए हैं, उसमें चाहे वज़ीर दिफा हों ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, वज़ीर मनसूबाबंदी हों, मरियम नवाज साहिबा हों, ये तमाम लोग आप समेत कई रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते रहे हैं, बात करते रहे हैं और आप लोग की राय अच्छी नहीं थी। आप इन्हें जमहूरी सदर नहीं कहते थे, इनफैक्ट आप इमरान खान से भी मिलाते थे, मुझे ये भी याद है। तो सर, आप लोग उस वक्त गलत थे या अब जो मौजूदा फैसला आपकी क़यादत की तरफ से किया गया है अब सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। किरण साहिबा, बिल्कुल हालिया जो पाक भारत कशीदगी थी और जंग थी उसके तनाज़ुर में अगर इसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी जो अच्छी कोशिश है, जो अच्छी काविश थी सीज़ फायर अचीव करने के हवाले से और एक पीस मेकिंग के एफ़र्ट्स जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, तो उस हवाले से बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक अच्छी राय है और अच्छी राय रखनी भी चाहिए। और उस वक़्त अगर कोई ऐसा काम हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई तो एक रैशनली चीज़ों को जो देखना चाहिए। तो अभी तो ये अच्छा इक़दाम किया उन्होंने सीज़ फायर के हवाले से, जिससे भारत की नींदें उड़ी नहीं हैं और भारत को जो है वो एक ऐसा खौफ तारी हुआ है
इस तमाम तर मामले पे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खुशाइन बात है कि बिल्कुल जो पीस मेकिंग एफर्ट्स हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, और उनको सिर्फ रिकग्नाइज किया जा रहा है बल्कि उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि रिकग्नाइज किया जा रहा है जो उन्होंने अभी जो कुछ किया, यानी जो पिछली आप लोगों की राय थी वो अभी भी बरकरार है सर? देखें, बिल्कुल जो हाल ही में जिसका मैंने जिक्र किया 6 और 7 की रात और फिर उसके बाद 10 मई की रात, तो वो तमाम तर मामला इसी तरह ही है कि उनके पीस मेकिंग एफर्ट्स थे, उनका सीज़ फायर के अंदर जो है अचीव करने का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है, अलॉन्ग विद आर अदर मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ और दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ साथ। लेकिन एक सेंट्रल रोल और एक सेंट्रल जो लीड थी वो तो सदर ट्रंप ने ली, तो उनके इन एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब यूक्रेन और रशिया के जो एक सीज़ फायर अचीव करने या वहाँ पे एक पीस डील अचीव करने के लिए जो उनकी कोशिशें थी उसको भी सराहना चाहिए। उसके अलावा जो सर्बिया और कोसोवो के अंदर उन्होंने पीस मेकिंग या एक सीज़ फायर या कह लें या एक पीस अचीव करने की जो कोशिश की उसको भी सराहना चाहिए। अभी ईरान और इजराइल के तनाज़ुर में भी जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात भी हुई है, तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान तो यही कोशिश कर रहा है कि दोबारा जो है ये तमाम तर मामला नेगोशिएशंस की तरफ जाए। जिस तरह ये पहले नेगोशिएशंस के प्रोसेस में था और उसके बाद स्टॉल हो गया, तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस खित्ते में एक लास्टिंग पीस, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी जो है वो हमें चाहिए, और हम उसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते में टर्बुलेंस जो है, एक ऐसी जंग वाली सूरत-ए-हाल खुदा न खास्ता वो किसी के लिए भी जो है खुशाइन बात नहीं। आप उन्होंने जो कुछ पीस के लिए किया आप वो गिनवा रहे हैं, तो कुछ मैं भी गिनवा देती हूँ सर। गजा में जंगबंदी की करारदाद के हवाले से उन्होंने उसे वीटो किया, फिर उसके साथ साथ ईरान पर हमले के पीछे भी अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, फिर उसके साथ साथ आज ही जो ईरान के ऊपर हमला रोकने की बात हो रही थी तो उससे भी उन्होंने इनकार किया है सर। एक हमारी सरहद है ईरान के साथ, तो ज़ाहिरी बात है हमारी एक प्रिंसिपल्स और मॉरल पोजीशन भी है जो कि क्लैरिटी के साथ इस मुलाकात से पहले भी उस मुलाकात के बाद भी हमने यही रीइटरेट किया है कि कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता है, और इस सिचुएशन में इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया है जो अनप्रोवोक्ड था, जो इलीगल था, इलेजिटिमेट था, तो इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक और UN चार्टर के मुताबिक ईरान को अपने सेल्फ डिफेंस का हक मौजूद है। हमारी यही स्टेटेड पोजीशन है कि मॉरली और प्रिंसिपली हम उनके साथ हैं। अब यहाँ पे इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से जो मुलाकात हुई सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, उसमें उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, जो बात की, तो सदर ट्रंप ने इस बात को एतराफ़ किया कि वो ईरान को हमसे बेहतर जानते हैं, और इसीलिए 2 हफ्ते का जो एक थोड़ा सा पीरियड है जिसमें चीज़ों को देखा जा रहा है, और अब जिनीवा में मुलाकात भी गालबन जो है वो हो रही है, तो इस तमाम तर मामले के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार भी अदा किया है, और अमेरिका को भी इस चीज़ को उस मुलाकात के थ्रू बताया है, बावर करवाया कि एक पीस मेकर जो है, अ मैन ऑफ पीस, जो लक़ब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस, और पीस मेकिंग और पीस जो अचीव करनी है इस खित्ते में, इस रीजन में, लेकिन वर्ल्ड ओवर जिनकी कोशिशें हैं तो उनको सराहना चाहिए। पहले बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ये जो नामजदगी है, नॉमिनेशंस है, इसके हवाले से क्या उस मीटिंग में बताया गया था या उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के पास पैगाम पहुंच गया था कि पाकिस्तान उन्हें नॉमिनेट करने जा रहा है पीस प्राइज के लिए? देखें, जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है उसके जो रूल्स हैं 2018 के अमेंडेड रूल्स हैं, उसमें कोई भी पार्लियामेंटेरियन, कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो है दुनिया पूरी में वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये आपको याद होगा कि अमेरिकी सफारत खाने में जो एक तकरीब हुई थी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से 4 जून को गालबन, तो उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये 2 टोक बात वहाँ पर की थी अपनी तकरीर के अंदर कि सदर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस, कि उन्होंने ये सीज़ फायर अचीव किया। तो ये तमाम तर मामला था जो वहाँ पे मुलाकात हुई है सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, तो वो तो मिलिट्री टू मिलिट्री एक रिलेशन था, उसके एक मीटअप था और एंगेजमेंट थी, और उसके साथ फिर उन्होंने उनको इन्वाइट किया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है, इवन दो कि वो अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ इट्स गुड फॉर पाकिस्तान
और ये इसके जो मुस्बत नताइज हैं वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हमारी कॉपरेशन है तमाम के ऊपर वो इंशाल्लाह एक्सपैंड भी होगी और वो आगे मजीद फाल भी होगी और बढ़ेगी बिल्कुल भी। ठीक। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये फरमाइएगा, ये जो अवार्ड का एक प्रोसेस है कि अगर आप इसको किसी को नॉमिनेट करते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा तौर पर ख़त लिखना पड़ता है, और ख़त हुकूमत ही लिखती है, या वज़ीर आज़म लिखें या रुकन कौमी असम्बली लिखें, किसी को इनफरादी हैसियत में वो ख़त लिखना होता है। तो सर कौन लिखेगा और कब तक लिख दिया जाएगा ये ख़त? साल की जो नॉमिनेशंस है वो तो 31 जनवरी उसकी डेडलाइन थी, तो ये 2026 के लिए होगा, 2026 के लिए होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन मैं ये बात ज़रूर आपसे कहूँ कि ये वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही लिखेगी, एंड बिल्कुल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट कर रही है। तो वेदर वज़ीर आज़म डायरेक्टली लिखें अपने ऑफिस से या हुकूमत पाकिस्तान लिखे और वज़ीर आज़म उसको जो है साइन ऑफ करें, तो इन आइदर बिल्कुल जो मसला कश्मीर को उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे अच्छा, अब मुझे ये फरमाइए सर, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और वो इस स्टेटमेंट में हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है इस वक्त पिछले 2.5-3 साल से, अगर ये मॉडल पहले से ईजाद हो जाता तो बहुत सारे सियासी हादसात नहीं होते। मुझे याद है 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म बने थे, तो पूरी नून लीग हाइब्रिड निज़ाम, हाइब्रिड मॉडल, इसका ताना दिया करती थी। आज ये इतना प्यारा हो गया सर। देखें, वाक़तन ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट है वो मेरे सामने से गुजरी है, और फिलवक़्त जो सिचुएशन है और स्पेशली जो हमें बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात लाहिक हैं, उसमें तो बिल्कुल ये सिनर्जी और ये जो एक सिंक है जिसका वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी जिक्र किया, यकजां दो कालिब, और 12 दफ़ा जिक्र किया, ये पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान को बेनिफिट कर रही है। जहाँ देखें इंटरनेशनल फोरम्स पे या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, या इवन के हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़े हैं, उसमें ये सिंक होना, उसमें ये सिनर्जी होना, ये इसकी अशद ज़रूरत है। तो वेदर यू वांट टू कॉल इट हाइब्रिड या कुछ इसको और नाम दें, ये पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान इससे बेनिफिट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो मकाम देखें, और 6 और 7 मई के बाद और 10 मई के बाद, और अब पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का मकाम देखें जो इंटरनेशनल है, तो वो एक बहुत अच्छा सर, ये जो इंडिया के साथ हमने कर दिया है ना, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह जश्न तो मना रहे हैं, आज भी मना रहे हैं, मनाते ही रहेंगे, लेकिन इंडिया अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अब उनके जो वज़ीर दाखिला अमित शाह, वो आज फिर स्टेटमेंट देते हैं, और वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कहते हैं कि वो जो है कभी बहाल नहीं करेंगे, यानी भारत नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा है उसको वो राजस्थान लेकर जाएंगे। अगर भारत इस नहर पर काम शुरू कर देता है तो फिर क्या हम रिटेलिएट करेंगे, हमला करेगा पाकिस्तान? राजस्थान लेके जाएंगे और गालिबन पंजाब नहीं लेके जाएंगे। ये भारत की भूल है कि एक ट्रांस नेशनल जो एक और अपर राइपेरियन होने के नाते एक लोअर राइपेरियन को वो वाटर को वेपनाइज करेगा और पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा, तो बिल्कुल उनको इस चीज़ का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर ऐसी कोई भी गलती, ऐसा कोई भी एडवेंचरिज्म भारत करेगा तो फिर उसको उसी ज़बान में भारत को जवाब दिया जाएगा, उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त सर, सारी कौम का यही मोराल है। मुझे आखिर में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी। सर, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त सामने आया है जिसमें उन्होंने आईनी बेंच में तोसी की मुखालफत की है और मुतालबा किया है कि 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजिस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाएगा। हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ क्या है? और हुकूमत 27वीं तरमीम का भी इंदिया दे रही थी, वो कब तक आने का इम्कान है मलिक साहब? यहाँ पे जो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बात की जा रही है, वो बिल्कुल जो जजेस की कमेटी है वो बैठी है, वो एक परसूएंट टू एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एक्सटेंड किया है टेन्योर 30 नवंबर तक। जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किए हुए पिटिशंस है वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि टेकअप हो जाएंगी अपने टाइम पे। और बिल्कुल दीगर जो आपने बात की 27वीं आईनी तरमीम, अभी तो 26वीं के तमाम तर मामला जो हैं वो आपके सामने ही हैं। तो 27वीं आईनी तरमीम का फिलवक़्त तो हमारे एंड पे एटलीस्ट कोई ऐसी बाज है और कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँ कि ये पार्लियामेंट के इस्तहक़ाक़ है। बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है आप कह रहे हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया है पाकिस्तान ने पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। उसी पर मज़ीद बात करने के लिए साजिद तारड़ साहब साबिक मुशीर हैं ट्रंप के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ तारड़ साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए, पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया अमेरिका के अंदर से, इस पर क्या राय आ रही है सामने, उस पर भी बताइएगा। और ये भी कि पाकिस्तान क्या अचीव कर सकता है इससे सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर ये पहले भी कुछ हलकों से आवाज आई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो पहले 4 साल थे उसमें कोई नई जंग या कोई भी नया तनाज़ा जो सामने नहीं आया। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूंगा कि पहले 4 साल जो थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बगैर किसी प्रेशर के, कहीं किसी आवाज के बगैर कश्मीर की सालसी ऑफर की थी। फिर उसके बाद जब मुसलसल जब वो कैंपेन चलाते रहे तो उसमें मुसलसल वो कहते रहे कि मैं हर जंग को बंद करने की सलाहियत रखता हूं। वो बार बार अपनी कैंपेन में कहते रहे कि अगर मैं सदर होता तो मैं कोई भी जंग ना होने देता, रशिया और चाइना अलायंस ना होता, ईरान के पैसे हमास और हिजबुल्लाह के पास ना जाते, ना वो कश्मीर पर अटैक करते, ना गजा लुटता, ना ईरान के ऊपर आज हमले होते। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशन ओबामा दौर में बना था कि ओबामा को पीस प्राइज दिया गया था। हालांकि उनकी कोई इतनी ज्यादा खिदमात नहीं थी। उनकी आज जो दुनिया जल रही है उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जल रही है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान के साथ ये नोबेल पीस प्राइज और जो एक तारीखी मुलाकात हुई है उसका क्या इंटर रिलेटेड है, किस तरीके से। एक तो मैं बताना चाहूंगा कि आज देखता पुराना पाकिस्तान नहीं है, इस न्यू पाकिस्तान, नया पाकिस्तान है। अमेरिका नया है। अमेरिका नया इसलिए है कि ये ऐसे सदर हैं कि बगैर किसी स्टेटस को नजरअंदाज करके फोन उठा के डायरेक्ट जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है उनसे डायलॉग कर लेते हैं। फोन उठाते हैं तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट शी से बात कर लेते हैं। इजराइल को नजरअंदाज करके हमास से अपने कैदी छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ इजराइल को नजरअंदाज करके हूती से बात कर लेते हैं। इजराइल को नजरअंदाज करके सीरिया और टर्की के साथ डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो ये नया पाकिस्तान है, नया अमेरिका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात थी, 2 नेशनलिस्ट लीडर्स के दरमियान मुलाकात थी। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हैं, नए पाकिस्तान के बानी हैं, और उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वो भी नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट की बातें की हैं। और मिडिल ग्राउंड पे आके चीजें जो है उनका हल निकाला गया है। उसका पहला समर जो है, पहला फल उसका आ चुका है। 2 हफ्ते के लिए ईरान को टाइम दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपनी कोई भी टॉक्सिक ट्वीट नहीं की है। इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब पूरी उम्मीद है कि वो ईरान के साथ एंगेज करेंगे, डायलॉग करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है इजराइल से करेंगे। अमेरिका भी इस वक्त दुआ गो है, लोग दुआ गो हैं सारी दुनिया के जानी और माली। साहब आप इस वक्त बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और ये बहैसियत पाकिस्तानी मुझे सुनकर बहुत अच्छी लग रही है। इसको कंफर्म कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2 हफ्ते के लिए मौखर किया है ये सारा मामला, ये इस मुलाकात में डिस्कस हुआ और ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशों की बदौलत हुआ है। आप ये कह रहे हैं ट्रंप ने जो ईरान पर हमला रोका है 2 हफ्तों के लिए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद एडमिट किया, और मलिक साहब भी यही फरमा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि आप ईरान को हमसे ज्यादा समझते हैं, हमारी अफवाज इस ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी, बेहतर जानती हैं, बैटल हार्डेड हैं, ट्रेंड हैं, और दूसरा हमारा बॉर्डर उनके साथ है। हम ईरान के साथ, हमारा अनटूट रिलेशनशिप है उनके साथ। और हम इस रीजन में, आपको पता है कि पाक आर्मी कितने अरसे से दहशत गर्दी से लड़ रही है, इस खित्ते के एक एक चप्पे को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका एक इत्मीनान था पाकिस्तान पे। और दूसरा हमारे सैयद आसिम मुनीर, हमारे फील्ड मार्शल, जो कि एक पीस लविंग, अभी रिसेंटली हमारे बिलावल भुट्टो साहब भी अमेरिका तशरीफ लाए और उन्होंने सारी दुनिया को
बताया कि वी आर पीस लविंग पीपल, पीस लविंग कंट्री। भारत को बिल्कुल, और सर हम वैसे ही दुनिया को ये बताते रहे हैं, 80,000 से ज्यादा जाने साजिद दे दी हैं इस अमन को बरकरार रखने के लिए, इस अमन को कायम करने के लिए। आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर बड़े खुश हैं, अमन हुआ, लेकिन भारत में इस वक्त सफ़े मातम है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी। वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रंप ने कोई सालिसी करवाई है। बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया गया है पाकिस्तान की तरफ से अमन अवार्ड के लिए, और इसी पर ही हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है। साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। साजिद साहब, बात मैं यहाँ छोड़कर गई थी कि हम तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पर बात भी कर रहे हैं, और न सिर्फ बात कर रहे हैं इसी तनाजुर में कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी, जो एक जंग थी, उसको रुकवाने में बड़ा किरदार अदा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसी वजह से हमने उनको फिर पीस प्राइज़ के लिए नामजद भी कर दिया। लेकिन भारत इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 15-16 दफा डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात कर चुके हैं। तो सर, अब ये जो हम पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, इससे मानेगा भारत? देखिए, उनका मानना ना मानना कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त। अगर देखा जाए तो दे आर उनको एक इंटरनल पॉलिटिकल जो उस वक्त वहां पे इस वक्त जो क्यादत है, वो अपना पॉलिटिकल माइलेज, अपना पॉलिटिकल फ्यूचर लूज कर चुकी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो वाशिंगटन डीसी में भारतीय लॉबी मायूस है, और देखें दुनिया मजीद आगे बढ़ चुकी है उस वाकये से। आपने ना सिर्फ उस वाकये के ऊपर 2 छक्के लगाए, आपके शहबाज शरीफ साहब ने छक्का लगाया कि आप थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, सारी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। आपके बिलावल भुट्टो साहब एक बहुत सक्सेसफुल ट्रिप लेकर गए, और आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सेंचुरी बनाई है अमेरिका के अंदर आके। तो मेरे ख्याल में वो लूज कर चुके हैं अपना 2020 मैच, दे हैव लॉस्ट इट, और दे आर उससे आगे भी नहीं बढ़ रहे। उसकी वजह यह है दे आर हर्टिंग देमसेल्फ। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक लीडर हैं, और वो कहते हैं ना 56 कद वाली छाती नहीं है उनकी, 58 इंच वाली छाती। अच्छा, मुझे ये बताइए, और वो मुझे बताइए तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस वक्त बड़े नाउम्मीद से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद ये ट्वीट किया है, और इससे पहले भी वो नामजद हो चुके हैं, लेकिन उनको मिला नहीं पीस प्राइज। तो इस बार कितनी चांसेस हैं, कितनी उम्मीद है कि उनको 2026 का अमन अवार्ड मिल जाए? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए ये बात जरूर है कि नोबल प्राइज जो है, नोबल प्राइज जो देने वाली कमेटी है, उसमें ज्यादातर यूरोपियन लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, जिन्होंने बराक ओबामा को बगैर कुछ किए प्लेट में रख के ये अवार्ड दे दिया था। इसके भी खदशात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजहार किया है। लेकिन एक वाहिद प्रेसिडेंट आप देखें कि 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी, जिसका भरपूर 4 मुल्कों ने फायदा उठाया है, रशिया है, चाइना है, भारत है और इजराइल है, और 6 महीने जब से वो आए हैं मुसलसल डायलॉग कर रहे हैं, हर तनाज़े के हल के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, सफीरों को भेज रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं, उनका बनता है। और दूसरा, इस वक्त कौन सा ऐसा सदर है किसी कंट्री का जिसने पीस के लिए इनसे ज्यादा काम किया हो? लेकिन अगर आप बायस होंगे इसमें, मुझे भी इस चीज का खदशा है, डर मौजूद है इस मेरे जहन में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द प्राइज। और मुझे फख्र है कि पाकिस्तान ने उनको इस नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, क्योंकि एक तीसरी आलमी जंग, भारत बगैर किसी सबूत के पूरी दुनिया से एक तीसरी आलमी जंग का तारड़ साहब, अगर हम इसको पाकिस्तान के लेंस से देखते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त के एक बड़ी जंग, दोनों एटमी ताकतें हैं, उनके दरमियान जंग रुकवाई और उसके लिए हमने उनको नॉमिनेट कर दिया। लेकिन अगर हम दूसरे लेंस से देखते हैं तो जो ईरान और इसराइल के दरमियान चल रहा है, तो इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। फिर गजा में जंगबंदी के हवाले से जो करारदाद थी उसे वीटो उन्होंने किया। फिर इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है वो ईरान पर हमला करने के हवाले से भी बात हो रही है। आज भी वो इसी तरह की बात कर रहे हैं, जब उनको ईरान के लिए कहा जा रहा है कि इसराइल को रोकें, तो उन्होंने इस पर भी इनकार किया है। तो ये वाला लेंस भी तो मौजूद है ना सर साथ साथ? डेफिनेटली आई एग्री करूंगा आपकी बात से, लेकिन ये देखें कि इजराइल के साथ ऑलमोस्ट एक सेंचुरी का रिलेशनशिप है। यहाँ पे उनकी लॉबी देखें, उनकी कंट्रीब्यूशन अमेरिका की इकोनॉमी के लिए देखें, और दूसरा देखा जाए तो दूसरी साइड कमजोर है जिसपे हमें अपने होमवर्क की जरूरत है। दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं? पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। कोई हमें खुद जरूरत है कि दुनिया के साथ चलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस
साइंस और मैथ में तरक्की करें। जरूरत है अपने होमवर्क की इस वक्त हमें। हम सिंगापुर से सीखें, चाइना से सीखें कि तरक्की मजीद आगे किस तरह करनी है। लेकिन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टिल इज अ होपफुल। आज भी वो पीस लविंग प्रेसिडेंट है, समझे आप जाते ये कह रहे हैं तारड़ साहब कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो इजराइल का हाथ रोकें, लेकिन चूंकि उनकी जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है, इसलिए वो मजबूर हैं, रोक नहीं पा रहे हैं इजराइल को। आप ये कह रहे हैं? मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा इजराइल को फोन करके बीबी नेतन्याहू को कहा है कि आप हमला ना करें, वी आर इन डायलॉग। लेकिन दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन का है इस वक्त बीबी नेतन्याहू, उनको अपना कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नजर नहीं आता। और दूसरा, मैंने जो आपको पहले बताया है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट फोन उठा के एंगेज कर लेते हैं। उन्हें खदशा था कहीं अमेरिका और ईरान किसी एग्रीमेंट तक ना पहुंच जाए, उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन में ये हमला किया है। और दूसरी उनकी एक दरीना ख्वाहिश है कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के मिडिल ईस्ट में लाया जाए ताकि उनकी जंग, इजराइल की जंग, अमेरिकन बच्चे लड़े। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद तारड़ के साथ मौजूद थे। हम आप गुफ्तगू कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं वॉर के हवाले से भी और ईरान और इजराइल की जंग को रुकवाने के हवाले से भी, उस पर भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। और आप कह रहे हैं कि वो चाहते हैं इसराइल को रोकना, लेकिन क्योंकि उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है इसलिए वो इसराइल को रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये जो मौसम की तब्दीली है, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अचानक से बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, बड़े बड़े ओले इस्लामाबाद में गिर रहे हैं। और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अब भी ये पता चल रहा है कि इस वक्त भी शायद इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है कि क्यों हो रही है मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान इससे कितना इफेक्ट हो रहा है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। अब जिस तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं इस पर प्रोग्राम में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो हम शायद अभी इन कुछ सालों में देख रहे हैं। शदीद गर्मियाँ हो रही हैं, शदीद सर्दियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में 50 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया कल का दिन। आज भी कहीं बारिश हो रही है, कहीं शदीद गर्मी हो रही है। ये मौसमियाती तब्दीली क्यों हो रही है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, इन तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए और साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान इसके लिए कितना तैयार है। इस बार बजट में मुख्तस तो की गई है रकम, लेकिन तैयारी हमारी कितनी है, इस पर बात करने के लिए मीर साहिबा जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की एक्सपर्ट हैं, क्लाइमेट चेंजेस की एक्सपर्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ मरियम। सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइए ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरह की तब्दीलियाँ हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी क्या हम मजीद तब्दीलियाँ देखेंगे? अचानक से इतनी शदीद गर्मियाँ, फिर आगे आने वाले वक्तों में शदीद सर्दियाँ, क्या हो रहा है ये? जी किरण, एब्सोल्युटली जो तहकीक पिछले कई दहाइयों से बता रही थी वो यही ट्रेंड्स बता रही थी दुनिया को कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें तो एक्सट्रीम आपको जो है वो ट्रेंड्स क्लाइमेट चेंज के नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न्स आपके चेंज हो गए हैं। इसी वजह से आपको अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल मिलता है, जिसकी वजह से आपकी सैलाब आ जाते हैं, या फिर हीट वेव्स जो है वो लंबे अरसे के लिए होने शुरू हो गए हैं, ज़्यादा दिनों के लिए और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। और रिसर्च और डेटा ने यही पहले भी बताया था और फ्यूचर में भी इसी तरह के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप नॉर्थ में देखें, पाकिस्तान में तो ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो हो रही है। आप सिंध की तरफ जाएं तो वहाँ पे ड्राउट आपका बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप ओवरऑल 2018 में एक तहकीक आई थी, उसमें बताया गया था कि 2025 तक पाकिस्तान जो है वो वाटर स्कार्स कंट्री हो जाएगा, यानी कि पानी की शदीद किल्लत का शिकार होगा, और वो हम देख रहे हैं। तो रिसर्च ने तो ये पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था और हम देख रहे हैं कि ग्लोबली जो ममालिक एमिशन करते हैं ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो आपके टेम्परेचर्स और वेदर पैटर्न्स को बहुत इफेक्ट करती हैं, वो इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वो चेंज तो नहीं कर रहे हैं अपने बिहेवियर्स को। तो आपको इसी किस्म के और मजीद इंटेंस किस्म के आपको आगे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर में भी नजर आएंगे। जी, मौसम से ज़्यादा खौफनाक बातें आपने की हैं। आप कह रही हैं कि पानी की किल्लत का शिकार पाकिस्तान हो सकता है, और ये बातें वो हैं जो एक्सपर्ट्स हमें काफ़ी टाइम से बता रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो सिचुएशन है, अगर हम पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी इसमें देखते हैं तो हम 5वें नंबर पर हैं दुनिया में जो ये ख़तरनाक ममालिक हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। फिर उसके साथ साथ अगर हम कार्बन अखराज में देखते हैं तो 1% से भी कम है हमारा हिस्सा। तो मनहसुल कौम अवामी सतह पर इस वक्त हमें और हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है कि जो तब्दीलियाँ उससे बचा जा सके?
जी किरण, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं मैं कहूँगी, या पॉलिटिकल विल की बात करूँगी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम इस नरेटिव को लेके बहुत अपनी जिम्मेदारी से हटते रहे हैं। ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान ग्लोबल एमिशंस में लेस देन 1% करता है, लेकिन ये ग्लोबल एमिशन की बात हो रही है। आप देखें कि मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा नरेटिव अब शिफ्ट करने की जरूरत है कि ठीक है दुनिया कर रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, लेकिन हमें क्या करना है अब अपने मुल्क के लिए? क्योंकि आप देखें कि अपने मुल्क में हम गवर्नेंस का स्ट्रक्चर हमारा बहुत खराब है। आप देखें कि जो फंड्स एलोकेशन होती है क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को, वो सबसे लोएस्ट आपको देखने को मिलती है। आपकी अडेप्टेशन और मिटिगेशन एफर्ट्स जो है वो इस दफा फंड्स हैं उसमें भी, लेकिन इसके रिलेटेड क्या होगा? 24% कटौती हो गई है। जी जी, कटौती हुई है, लेकिन जो थोड़ा बहुत दिया भी जाता है उसमें कोई फ्रेमवर्क या कोई प्लान जो है वो मिनिस्ट्रीज के पास, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, उनके पास होता ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी उसकी क्या है कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखें कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज सबसे मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कि वो किस तरह से आपका ग्रीन कवर रिमूव करके प्लॉटिंग होती है और घर बना के बेच रहे हैं, और ये फिर आपका क्लाइमेट चेंज में आपका बहुत ज्यादा ये एग्रीवेट करता है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं। ये कुछ चीजें मेजर मेजर ऐसी हैं जो हमें खुद करनी, जो बाहर के ममालिक आके हमारे लिए नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हमें अपने अच्छा, पॉलिसी 2015 में मरियम ये फरमाइएगा, जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आलमी बिरादरी ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पाकिस्तान से मालियाती वादे किए थे, लेकिन अभी 7 माह पहले भी वजीर आजम ने फरमाया था कि आलमी बिरादरी जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। तो क्या वजह है इसके पीछे? क्यों जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं या नहीं कर रही है आलमी बिरादरी? जी देखिए, ये जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हुआ था कि जो डेवलप ममालिक हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे और ममालिक हैं उनके लिए फंड्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि आपकी क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्रीज को बेहतर करने के लिए, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, और भी बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट्स में चीज़ें थी। अब प्रॉब्लम ये है कि डेवलप ममालिक इसमें कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करे? इसकी ये वजह नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, वो जंगों में इन्वेस्ट करते हैं, और जंगों की बात हो रही है तो जंगों से जो इतनी ज्यादा आपकी एमिशंस में कंट्रीब्यूट होते हैं, जो इस वक्त ग्लोबली आपको डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, तो जो पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका फैक्टर होता है। इसकी वजह से हम पिछले 30 सालों से 2015 में तो साइन हुआ, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पिछले 30 सालों से जो चल रही हैं, डेवलपिंग ममालिक विद चाइना स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको फंड्स दिए जाएं, क्योंकि लेस देन 1% पाकिस्तान करता है, इस तरह बाकी नेबरिंग ममालिक भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं, ग्लेशियर मेल्टिंग एंड ऑल, जो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तो हमें बस पुश करते रहना है, एफर्ट्स मजीद करते जाना है। नेमिंग एंड शेमिंग मेरा ख्याल है अब डेवलप ममालिक की होनी चाहिए। उनने हमारा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो इट्स ऑल अबाउट देयर प्रेफरेंसेस। वो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप बेहतरी की तरफ जाएं, आप अपने क्लाइमेट चेंज इश्यूज को एड्रेस करें, अडेप्टेशन पे काम करें, क्योंकि वो आपको कभी नहीं चाहेंगे कि डिपेंडेंसी हमारे मुल्क की उन मुल्कों पे ख़त्म हो जाए। एंड आई थिंक दैट्स द कोर रीज़न, जो पिछले 30 सालों के जो मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, जियो पॉलिटिक्स इसमें बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और डेवलप मालिक कभी नहीं चाहेंगे कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट उनसे हो जाएं। दैट्स द ओनली रीज़न, क्योंकि पैसे उनके पास हैं जंगों में लगाने के लिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि जो मौसम अभी हम झेल रहे हैं, अभी हमें आज से 2 हफ्ते पहले पता चला था कि शदीद हीट वेव आने वाली है, वो चाहे कराची की बात हो, इस्लामाबाद की बात हो, लाहौर की बात हो। अगेन फिर हम उसी सिस्टम में से अभी गुजर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी यही हाल है, लाहौर में, सक्खर में, स्कर्दू में, जिन जिन पाकिस्तान के इलाकों का यू नेम इट, और वहाँ पर गर्मी का यही हाल है। तो ये आगे कितना अर्सा अभी इन हालात में हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा? जी बिल्कुल किरण, अगर अर्बन प्लानिंग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनने अपना रोल प्ले करना ना शुरू किया, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को कंट्रोल ना किया गया, और वर्टिकल हाउसिंग की तरफ मूव ना किया गया, और जो इंडिजिनस प्लांट होते हैं, जो आपके लोकल मकामी दरख्त होते हैं, अगर उनको लगाने पे रूल्स सख्त किस्म के नाफिज ना किए गए, आपके जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें इन्वेस्ट ना किया गया, तो आपको इसी किस्म के फ्यूचर में भी आपको मिलेंगे। क्योंकि जो मटीरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में, ख़ासतौर पर शहरों में, वो आपकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं,
आपकी कूलिंग इफेक्ट आपका नहीं उस तरह से होने देते हैं, तो आपको अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो हमें करने की जरूरत है, लेकिन जो सबसे जल्दी हो सकता है वो यही है कि मकामी दरख्त, एक घर में एक दरख्त को रूल बना देना चाहिए गवर्नमेंट को, और अगर नहीं इस पे इम्प्लीमेंटेशन होता तो फाइन्स होने चाहिए। दैट्स द मिनिमम वी कैन डू। इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें तो लोगों को जगहों को घेरने का इतना ज्यादा शौक हो गया है कि जो दरख्त लगाने की कभी जगह हुआ करती थी या कोई रफाई प्लॉट्स हुआ करते थे या पार्क की जगह हुआ करती थी जहां आप दरख्त लगा सकते थे, वो भी जगहें अब घेरी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम शब्बीर साहिबा, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रही हैं, और मैसेज भी यही है कि कोशिश करें कि अगर मुल्क को मौसमियाती जो ये तब्दीलियां हैं इससे बचाना है तो हमें खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी, दरख्त लगाना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है दरख्त लगाएं, एक तो कम से कम लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थी। वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।